हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का जो हिंदी का पेपर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 2024-25 में हिंदी का वार्षिक एग्ज़ाम का पेपर देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। आपको पता है कि पहले और दूसरा क्वेश्चन दोनों पैसेज के हैं, तो पहले इन पैसेज के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये देख लो, वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य भाग ए। सबसे पहले पैसेज को हल करते हैं, गद्यांश को हल करते हैं। ठीक है, तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक देना है। तो इस जो गद्यांश है ये वो मानव और प्रकृति के बारे में, प्रकृति के विविध रूप बताए जा रहे हैं, प्रकृति का महत्व बताया गया है। तो इसमें दै सही है, यानी तीनों ये उचित शीर्षक हो सकते हैं इस गद्यांश के। चराचर शब्द का संधि बतानी है। चराचर शब्द में कौन सी संधि है? तो चराचर का जो संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है चर प्लस अचर, यानी चर प्लस अचर। और इसमें दीर्घ संधि है। मानव मन कर्मों से उबने पर किसका आश्रय लेता है? मानव मन कर्मों से उबने पर प्रकृति का आश्रय लेता है। इस पैसेज में बताया गया है। मानव मन पर किसके सौंदर्य का प्रभाव, स्थायी प्रभाव पड़ता है? तो मानव मन पर प्रकृति के सौंदर्य का स्थायी प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के क्षेत्र है, प्रकृति के क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। क्रियाकलाप में समास है, क्रियाकलाप में समास है, क्रिया और कलाप है, तो इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, अब देखो दूसरा पैसेज जो पद्यांश है, ये दूसरा जो है वो पद्यांश है। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनकी तप से पूत हुई भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चली आ रही युग युग के अविरल परिपाटी, जिसके स्वयं से सुशोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं। तो इसमें देखो प्रस्तुत पद्यांश है वो किस बारे में है? ये प्रस्तुत पद्यांश हमारे जो पूजनीय साधु संत है उसके बारे में दिया गया है। ऋषि मुनि साधु संत को नमन करने योग्य क्यों है? नमन करने योग्य क्योंकि तप श्रम और संयम का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऋषि मुनि साधु संत ने हमारे लिए तप श्रम और संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है। असी धारा पर चलते हैं, इसका मतलब क्या है? असी धारा पर चलते हैं इसका मतलब कि वो लोक हित में कष्ट झेलते हैं। निरंतर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? निरंतर का मतलब होता है लगातार। चंदन का पर्यायवाची क्या है? चंदन का पर्यायवाची है गंधराज। जन जन में कौन सा अलंकार है? तो जन जन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब देखो व्याकरण के जो प्रश्न है वो आप सभी को याद करनी है। अविकारी शब्द को और क्या कह सकते हैं? अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका कर्ता क्रियाक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द अविकारी शब्द होते हैं। स्वर गायिका लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? स्वर गायिका लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीननाथ मंगेशकर। दीननाथ मंगेशकर। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? पत्रकारिता को कहते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह से ली गई है। दुष्यंत जो कुमार है उसकी संग्रह साये की में धूप है। कहाँ से ली गई है? साये में धूप है, इस संग्रह से ली गई है। मीरा की आराधना पद्धति किस भाव की थी? तो मीरा की आराधना पद्धति माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव की थी। रेडियो संचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो संचार का सर्वे माध्यम है, यानी सुनने योग्य आता ही है। ठीक है, आओ मिलकर बचाएं कविता। आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल रूप में किस भाषा में है? ये संथाली भाषा में लिखी गई है। मूल रूप से ये संथाली भाषा में लिखी गई है। रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, विदाई संभाषण में लॉर्ड कर्जन का उल्लेख लेखक ने किया है। किस में किया? लॉर्ड कर्जन का उल्लेख लेखक ने नादिर शाह ने किया था। लेखक नादिर शाह ने किया।
मिथिला की प्रसिद्ध चित्रकला का नाम क्या है? मिथिला की प्रसिद्ध चित्रकला का नाम मधुबनी है, मधुबनी। ठीक है, अब ये छोटे क्वेश्चन है जिनका आपको उत्तर देना है। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, रामानंद। छोटे क्वेश्चन है, पक्के ये आने वाले हैं। जनसंचार के माध्यमों के नाम लिखिए। जनसंचार के जो माध्यम है जैसे टीवी, रेडियो, ये जनसंचार के साधन है। आलो आंधारी हिंदी गद्य साहित्य की कौन सी विद्या है? आलो आंधारी हिंदी गद्य साहित्य की विद्या है वो आत्मकथा है। ये आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब स्वयं के हाथ से खुद की जीवनी को लिखना आत्मकथा कहलाता है। संचार किसे कहते हैं? संचार होता है किसी व्यक्ति समूह से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं पहुंचाना, संचार कहलाता है। किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को सूचना पहुंचाना, व्यक्ति या समूह को सूचना पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। रेजानी पानी किसे कहते हैं? रेजानी बारिश का जो पानी होता है जो भूमि में चला जाता है और भूजल में नहीं मिलता, वो रेजानी पानी होता है। बारिश का पानी जो भूजल में नहीं मिलता उसको रेजानी पानी कहते हैं। बारिश का पानी जो भूमि के जल में नहीं मिलता उसे रेजानी कहते हैं। विशेषण की परिभाषा लिखो। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को जेल में सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी? भवानी प्रसाद मिश्र को जेल में सबसे ज़्यादा घर और परिवार की याद आती थी। घर व परिवार की सबसे ज़्यादा याद आती थी। पत्रकारिता के दो आयाम लिखो। पत्रकारिता के दो आयाम कौन से? पत्रकार जो है समाचार पत्रकारिता होती है जिसमें जो दैनिक घटनाएं होती है वो लिखी जाती है, और एक संपादकीय होता है। संपादकीय पत्रकारिता क्या होती है? संपादकीय होती है जो किसी मुद्दे पर और विषय पर राय व्यक्त की जाती है, वो संपादकीय होती है। और समाचार पत्रकारिता होती है जो घटनाएं का विवरण होता है ना, वो समाचार पत्रकारिता होती है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं मुख्य, है ना, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता, सबसे पहले वाक्य में कर्ता और कर्ता के बारे में जो भी यूज किया जाता है, कर्ता यानी उद्देश्य, और उसके बारे में जो भी कहने के लिए यूज किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, पहला विषय जिस पर हम बोलते हैं और उस विषय के बारे में जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयोजित वाक्य कैसे होता है? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कबीरदास किस धारा के भक्ति धारा के कवि है? कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? कबीरदास जी है। ठीक है, फीडबैक किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर जो प्रतिक्रिया दी जाती है, दी जाने वाली प्रतिक्रिया, दी गई प्रतिक्रिया, दी गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है। किवाड़ पेंटिंग किसे कहते हैं? दरवाजों पर और खिड़कियों पर जो पेंटिंग की जाती थी, चित्रकला की जाती थी, उसको किवाड़ पेंटिंग कहा जाता है। फीचर क्या है? देखो, किसी घटना, विषय, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो आलेख लिखते हैं उसे फीचर कहते हैं। याद कर लो आप, देखो, किसी घटना, विषय, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो भी आलेख लिखा जाता है उसको फीचर कहा जाता है। कोई 3 राज्यों के लोक नृत्य के नाम बताओ। तो जैसे देखो, राजस्थान में घूमर लोक नृत्य है सबसे प्रसिद्ध। फिर आगे चलते हैं पंजाब में भांगड़ा नृत्य लोक नृत्य है।
और बिहू जो असम का लोक नृत्य है। ठीक है। जामुन के पेड़ कहानी किस पर व्यंग्य किया है? जामुन के पेड़ कहानी ने किस पर व्यंग्य किया है? तो सिंपल सा है, मेडिकल विभाग की लापरवाही पर व्यंग्य किया है। मेडिकल विभाग की लापरवाही पर उन्होंने व्यंग्य किया। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर अपने विचार रखना संपादकीय कहलाता है। लोग इसमें विषय और मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना संपादकीय कहलाता है। विषय पत्रकारिता दो प्रकार की होती है ऊपर बताया ना, एक तो समाचार पत्रकारिता होती है, एक संपादकीय होती है। संपादकीय पत्रकारिता होती है किसी विषय या मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना। मुद्दे सही नहीं लिखा, मुद्दे पर राय व्यक्त करना, व्यक्त करना। पाथेर पंचाली का कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? देखो, पाथेर पंचाली का कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। लोग दुर्व्यवहार करते थे, इसके कारण उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है। अगला देखो 13वां क्वेश्चन, बेबी हवलदार ने पार्क में जाना क्यों छोड़ दिया था? बेबी हवलदार ने पार्क में जाना छोड़ दिया वित्तीय समस्याओं के कारण, और ग्रामीण क्षेत्रों में शूटिंग के कारण सुविधाओं की कमी थी। वित्तीय सुविधाएं थी, समस्याएं थी, वित्तीय समस्याओं के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। और दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शूटिंग होती थी उसमें सुविधाओं की कमी थी, इसलिए उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। राजस्थान में किस क्षेत्र में खड़िया मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान में खड़िया मिट्टी है वो देखो पश्चिम भाग में पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू, इनमें खड़िया मिट्टी पाई जाती है। मीरा के अनुसार संसार क्या है? मीरा के अनुसार संसार मीरा के अनुसार संसार में दुख सुख है सब मिथ्या है। संसार के जो दुख और सुख है वो मिथ्या है, सुख है, दुख सब मिथ्या है, झूठे हैं। ठीक है। आगे देखो, साये में धूप संग्रह में संकलित गजल का प्रतिपाद क्या है? देखो, साये में धूप संग्रह संकलित दो गजल है ना, उसका मुख्य प्रतिपाद ये है कि वर्तमान राजनीति और समाज में जो चल रहा है वो कवि बदलना चाहता है, कवि उसे बदलना चाहता है, कवि किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहता है। तो ये वर्तमान में जो राजनीति और समाज उसको बदलना चाहता है कवि। नेहरू जी की भारत माता के प्रति क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि भूमि, पहाड़, जंगल, नदी, खेत के साथ साथ जो करोड़ों लोग हैं वो भारत माता है, और भारत माता जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक गुणा में भारत माता है। और भारत माता की जय का मतलब भारत के लोगों की जय। ठीक है। अगला देखो 18 क्वेश्चन, लेखक का लॉर्ड कर्जन को दमनकारी कहने के पीछे क्या कारण था? लेखक का कहना था कि लॉर्ड कर्जन ने भारत की जनता के साथ अन्याय किया है, उनकी नीतियों में भारतीयों के प्रति दमन और उत्पीड़न का प्रदर्शन था। कर्जन ने प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया, बंगाल का विभाजन किया। इस कारण लॉर्ड कर्जन को दमनकारी लेखक ने कहा है। 19वां क्वेश्चन, पत्र व्यवहार है। देखो, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या गंभीर होती जा रही है। विभाग के निर्देशक को नाम पत्र लिखकर इस समस्या को आकर्षित करना है। बहुत ही सिंपल है, पत्र लिखना है। कैसे लिखना है? हमेशा लिखते हैं हो सेवा में, जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हो, श्रीमान, है ना, क्या है, निदेशक महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय। अब कौन सा विभाग है ये? चिकित्सा नहीं, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग जयपुर लिख दिया। विषय में लिखना है आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। महोदय जी। अब आपको लिखना है ये उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि लगातार खाद्य जो पदार्थ है उनमें मिलावट की जा रही है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं इससे, ना, जो समस्याएं हैं वो लिखनी है, उसका निराकरण क्या है ये भी निदेशक महोदय को बताना है। तो ये आप इस प्रकार पत्र लिख सकते हो, सिंपल सा है।
अगला देखो 20वां क्वेश्चन है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दही मथी धृत काढ़ लियो, डारी दियो छोई। यानी दूध की जो मथनियां उसको बड़े प्रेम से विलोई थी और उसमें जो घी था वो निकाल लिया। ठीक है, इसमें ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? ये पंक्तियाँ हैं वो मीराबाई के पाठ से ली गई है, मीराबाई की जो कविता है उससे ली गई है ये। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस पद्यांश का भाव सौंदर्य ये है कि प्रेम के मंथन और शुद्धता पर जोर देती है। ये कविता है वो, ये जो पंक्तियाँ हैं वो प्रेम के मंथन पर, प्रेम के मंथन और शुद्धता पर जोर देती है। कहाँ तो तय का अगला देखो, कहाँ तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग में सर नहीं शहर के लिए। पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? ये पंक्तियाँ हैं वो दुष्यंत कुमार के जो है ना पाठ है उससे ली गई है, दुष्यंत कुमार से ली गई है। और पंक्तियों का भाव सौंदर्य क्या है? पंक्तियों में दुष्यंत कुमार ने भारतीय राजनीति पर व्यंग्य किया है। इसमें भारतीय राजनीति पर इस पंक्तियों में व्यंग्य किया गया है। 21वां प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो देखो, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद इसलिए कहा गया है कि जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाता है। बाहरी आय तो बहता स्रोत है जो सदैव प्यास बुझाती रहती है। तो ये लाइन इसका उत्तर है, ए का। ठीक है, स्रोत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झरना जो हमेशा चलता रहता है। तुम सभी विद्वान हो, तुम्हें और क्या समझाओ। ये शब्द किसने किसको कहे? ये शब्द अलोपोदीन ने कहे थे। अलोपोदीन ने कहे, किसको कहे? टू वंशीधर, वंशीधर को ये शब्द कहे गए थे। ठीक है, तो ये गद्यांश आपकी किताब से ले गए, ये बता दिए है। आगे देखो, ये आपको निबंध इन पर याद करना है, इनमें से कोई एक प्राइज जाएगा। वेब की दुनिया, वरदान और विचार बताना है, भारतीय शिक्षा नीति 2020 बतानी है, या फिर स्वच्छ भारत अभियान बताना है, बेरोजगारी एक दानव है ये बताना है। तो किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। धन्यवाद।